नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं पीएम मोदी? निजी डायरी के पन्नों ने खोला राज। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में क्यों घूम रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा? बताते हैं आपको राजनीति। लो में आ गया, दिल्ली से लापता हेमंत सोरेन 40 घंटे बाद रांची में हुए प्रकट। कल्पना सोरेन की ताजपोशी की तैयारी। आज यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में गोडसे ने उनकी हत्या की थी। गोडसे ने गांधी को अपनी पिस्तौल से 3 गोली मारी थी। हर साल 30 जनवरी को गांधी की पुण्यतिथि पर तमाम नेता और देशवासी बापू को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी कई बार महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित होने की बात करते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी 2014 में गांधी जयंती पर की थी। पीएम मोदी व्यक्तिगत तौर पर भी गांधी के जीवन से प्रभावित रहे हैं। इसका जिक्र उनकी डायरी में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की डायरी की कुछ तस्वीरें वायरल है, जिनमें उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख किया है। पीएम मोदी ने अपनी डायरी में अंग्रेजी में महात्मा गांधी के विचारों को लिखा है। ये विचार गांधी के अहिंसा के मंत्र से प्रेरित है। आज पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उन सभी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की डायरी में बापू के कौन से विचार लिखे हैं। वो कुछ इस तरह है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन मैं किसी पर भी अधिकार जमाना पसंद करता हूँ। अहिंसा का मेरा पथ है, जो एक अत्यंत सक्रिय शक्ति है। इसमें कायरता या कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। एक हिंसक व्यक्ति के लिए एक दिन अहिंसक होने की आशा होती है, लेकिन कायर के लिए कोई आशा नहीं। मैं सत्य के अलावा किसी के प्रति समर्पित नहीं हूँ और मुझे सत्य के अलावा किसी के प्रति अनुशासन का दायित्व नहीं है। आगे लिखा कि दुनिया में मनुष्य की जरूरत के लिए पर्याप्तता है, लेकिन मनुष्य के लालच के लिए नहीं। और आगे कुछ और भी खास लिखा था कि मैं सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी भलाई के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, इसकी नगण्यता में। इसका मतलब यही है कि 51% का कथित लाभ प्राप्त करने के लिए 39% के हित का बलिदान किया जा सकता है, या यूं कहे कि बलिदान किया जाना चाहिए। यह एक हृदयहीन सिद्धांत है और इसने मानवता को नुकसान पहुंचाया है। बिहार की सियासत में आए बदलाव के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मूल उद्देश्य बाधित होते दिखने लगा है। कांग्रेस जिस उत्साह के साथ इस यात्रा के राजनीतिक निहितार्थ निकालना चाहती थी, इस इच्छा पर जेडीयू का इंडिया गठबंधन को ना कहना भारी पड़ गया। उस पर लालू यादव परिवार पर कार्रवाई का ग्रहण भी सीमांचल यात्रा पर साफ दिखने भी लगा है। लेकिन जिस समीकरण के साथ बिहार में 2019 की लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेली पार्टी बनी, जिसने किशनगंज लोकसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार को पटखनी दी थी, अब राहुल गांधी की यात्रा और जनसभा का सीधे सीधे कोशिश सीमांचल में पार्टी के प्रदर्शन को 2024 की लोकसभा चुनाव से बेहतर बनना है। निशाने पर किशनगंज पर इतिहास दोहराने और मुस्लिम बहुल कटिहार, अररिया और पूर्णिया में नया इतिहास गढ़ने की भी है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जब से सीमांचल को निशाने पर लिया, कांग्रेस सावधान हो गई है। कांग्रेस के रणनीतिकार जानते हैं कि भाजपा को समीकरण बिगाड़ने में महारत हासिल है, और उनका अनुमान तब सच निकला जब इंडिया गठबंधन से जेडीयू ने ब्रेकअप कर एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। इस कारण अब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का सीमांचल आना थोड़ा मुश्किल मिशन हो गया है।
दरअसल बीजेपी ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सबका साथ और सबका विश्वास के नारे और अल्पसंख्यक योजनाओं के सहारे संदमारी में लगी है, राहुल उसकी काट बिहार की इस यात्रा में निकालने की जुगत भिड़ाएंगे। गत लोकसभा चुनाव में एकमात्र सीट किशनगंज ही थी जहां कांग्रेस ने एनडीए को परास्त कर अपनी हुकूमत बरकरार रखी। तब 2019 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद ने जेडीयू के महमूद अशरफ को लगभग 34,000 मतों से परास्त किया था। मोहम्मद जावेद को कुल 3,67,017 मत मिले। किशनगंज मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जहां 1967 को छोड़कर हर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार ही जीते हैं। किशनगंज पर 2004 से लगातार 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीत दर्ज करते रहे हैं। कटिहार लोकसभा की कांग्रेस की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र से कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कई बार जीत दर्ज की है। तारिक अनवर 1980, 1996, 1998 और 2014 में कटिहार से जीत दर्ज कराई थी। इस बार कटिहार भी कांग्रेस के निशाने पर है, पर देखना यह है कि जेडीयू अपनी सिटिंग सीट छोड़ती है या नहीं। इंडिया गठबंधन की मजबूरी के लिए राहुल गांधी अररिया और पूर्णिया के जाति समीकरण को दुरुस्त करेंगे। अररिया से आरजेडी जीत दर्ज करती रही है। 2019 में बीजेपी के प्रदीप कुमार ने अररिया से जीत दर्ज की थी। पूर्णिया पर भी जेडीयू के संतोष कुशवाहा का कब्जा था। कांग्रेस की रणनीति इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आरजेडी के उम्मीदवार के हाथ मजबूत करने का आह्वान करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर करीब 1:55 पर रांची स्थित अपने आवास से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन पहले अपने पिता और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे। मुख्यमंत्री रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका भी पहुंचे। हेमंत सोरेन दोपहर बाद सत्ता पक्ष के विधायकों की होने वाली बैठक में भी शामिल हुए। इससे पहले से ही चर्चा थी कि सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली से वापस लौट आए हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को नया नेता चुना जा सकता है। इसके अलावा कई अन्य विकल्पों भी चर्चा होने की संभावना है। हेमंत सोरेन के आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सभी मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और आरजेडी विधायक भी मौजूद रहे। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी विधायक दल की सबसे खास बात यही रही कि इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में मौजूद रही। पीली रंग की साड़ी में बैठक में पहुंची कल्पना सोरेन को लेकर विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। इस तरह की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सुबह में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पहले राउंड की बैठक हुई। इस बैठक के बीच ही हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इस बार किसी राजनीतिक दल ने इस गठबंधन को झटका नहीं दिया है, बल्कि इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इस गठबंधन के साथ खेला हो गया है। इंडिया गठबंधन मिलकर भी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई है। बीजेपी ने मेयर पद पर जीत हासिल कर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को बीजेपी ने मात दी है। सोमवार को चंडीगढ़ के मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को कुल 16 वोट मिले, जबकि 12 वोट गठबंधन को मिले। बीजेपी के मनोज सोनकर नए मेयर बन गए हैं। बीजेपी ने 4 वोटों से ही जीत हासिल की है, जबकि 8 वोट काउंटिंग में शामिल नहीं हुए थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप और कांग्रेस की जीत पक्की बताई जा रही थी, क्योंकि आप और कांग्रेस इस बार मिलकर बीजेपी को पटखनी देने के लिए मैदान में उतरी थी। 35 पार्षदों में से 20 पार्षद उनके थे और मेयर चुनाव में जीत के लिए 19 वोट चाहिए थे।
बीजेपी की बात करें तो उसके पास सांसद किरण खेर का वोट मिलाकर कुल 16 वोट थे, लेकिन वोटिंग के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों के वोटों को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल किए गए वोटों की संख्या 8 बताई गई। अगर आप और कांग्रेस के पार्षदों के वोट कैंसिल नहीं हुए होते तो इंडिया गठबंधन ये चुनाव आसानी से जीत जाता, क्योंकि 35 में से 20 पार्षद आप और कांग्रेस के थे। दोनों ही दल इस बार जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनके साथ खेला हो गया। जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हो गई तो आप कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह थी उनके 8 वोट कैंसिल करना। 8 वोट कैंसिल होने की वजह से वो जीती हुई बाजी हार गए। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के लिए बीजेपी इन दिनों जोरदार तैयारियों में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में कई नए प्रयोगों की तैयारियां चल रही है। पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले ही राज्य की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यालय खोल चुकी है। इससे इतर पार्टी की तरफ से राज्य में 3 से 4 बड़े फैसले लागू किए जाने की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों की माने तो पार्टी 26 लोकसभा सांसदों में 20 सांसदों को रिपीट नहीं करेगी। जो नेता 3 बार सांसद रह चुके हैं उनको शायद ही अब 2024 के चुनाव में चौथी बार टिकट मिले। इसके अलावा पार्टी 65 साल की उम्र के सांसदों को भी रिपीट करने की मूड में नहीं है। इन 2 पैरामीटर पर पार्टी के करीब 20 सांसदों की टिकट रिपीट नहीं होने के आसार है। महिलाओं की बढ़ेगी संख्या। जी हां, संसद में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी देने के बाद पार्टी इसकी शुरुआत गुजरात से करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी 2024 के चुनाव में 9 महिलाओं को उम्मीदवार बना सकती है। अभी पार्टी के कुल 26 सांसदों में 6 महिलाएं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से एक बड़ी शुरुआत करेगी। ऐसे में कई और महिला नेताओं को सांसद बनने का मौका मिल सकता है। राज्य की गांधीनगर लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी जगह पर उम्मीदवार कौन होगा यह निश्चित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दूसरी बार फिर से गांधीनगर लड़ने को पक्का माना जा रहा है। यह भी चर्चा है कि कई बड़े नेता जो अभी तक राज्यसभा के जरिए संसद में थे, गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अगले महीने की 27 तारीख को चुनाव होगा। इसमें स्थिति साफ होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उम्र और लोकसभा टर्म के हिसाब से गुजरात के मौजूदा बीजेपी सांसदों की स्थिति के बारे में। सबसे पहला नाम है विनोद चावड़ा, जिनकी उम्र है 44 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है कच्छ और ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। वही दूसरी ओर है परबत भाई पटेल, जिनकी उम्र है 75 वर्ष। ये लोकसभा इनकी सीट है बनासकांठा और ये 1 बार सांसद रह चुके हैं। वही आगे नाम है भरत सिंह डाभी, जिनकी उम्र है 68 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है पाटन और ये भी 1 बार सांसद रह चुके हैं। वही आगे बात करते हैं महिलाओं में तो शारदाबेन पटेल की बात करें, जिनकी उम्र है 75 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है महसाणा और ये 1 बार सांसद रह चुकी है। वही आगे बात करते हैं दीप सिंह राठौड़ की, जिनकी उम्र है 71 वर्ष और जिनकी लोकसभा सीट है साबरकांठा और ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। आगे बात करते हैं अमित शाह की, तो अमित शाह की उम्र है 59 वर्ष और ये गांधीनगर इनकी लोकसभा सीट है और ये 1 बार सांसद रह चुके हैं। वही आगे बात करते हैं हसमुख भाई पटेल की, जिनकी उम्र है 63 वर्ष और ये अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से है, जो कि 1 बार सांसद रह चुके हैं। किरीट भाई सोलंकी की अगर हम बात करें तो इनकी उम्र है 73 वर्ष, जो अहमदाबाद पश्चिम से इनकी लोकसभा सीट है, ये 3 बार सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मुंजपरा की बात करें, इनकी उम्र है 55 वर्ष और ये इनकी लोकसभा
सीट है सुरेंद्रनगर और ये भी एक बार सांसद रह चुके हैं। मोहन भाई कंडारिया उम्र है 71 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है राजकोट और ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं अगला नाम है रमेश भाई धड़ुक जिनकी उम्र है 61 वर्ष और इनका लोकसभा सीट है पोरबंदर जो कि एक बार सांसद रह चुके हैं। पूनमबेन मांडव की अगर बात करें तो इनकी उम्र है 39 वर्ष, जामनगर इनकी लोकसभा सीट है और ये 2 बार सांसद रह चुकी है। राजेश चूड़ासमा की बात करें तो इनकी उम्र है 41 वर्ष, इनकी लोकसभा सीट है जूनागढ़ और ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। नारायण भाई काछड़िया की बात करें तो इनकी उम्र है 68 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो वो है अमरेली और ये 3 बार सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर भारतीबेन शियाल की अगर हम बात करते हैं जिनकी उम्र है 59 वर्ष और ये भावनगर से लोकसभा सीट है इनकी और ये 2 बार सांसद रह चुकी है। नितेश भाई पटेल की उम्र है 58 वर्ष जिनकी लोकसभा सीट है आनंद और ये 1 बार सांसद रह चुके हैं। देव सिंह चौहान की उम्र है 59 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है खेड़ा और ये भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। आगे बात करते हैं रतन सिंह राठौड़ की तो रतन सिंह राठौड़ की उम्र है 68 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है पंचमहाल और 1 बार सांसद रह चुके हैं। जशवंत सिंह भाभोर की बात करें जिनकी उम्र है 57 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है दाहोद और ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर रंजनबेन भट्ट की बात करें तो इनकी उम्र है 61 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है बड़ौदा और ये 2 बार सांसद रह चुकी है। गीताबेन राठवा की बात करें उम्र है 56 वर्ष और लोकसभा सीट की बात करें तो इनकी लोकसभा सीट है छोटा उदयपुर और ये 1 बार सांसद रह चुकी है। मनसुख वसावा जिनकी उम्र है 66 वर्ष और जो कि भरूच इनकी लोकसभा सीट है ये 6 बार वहां से सांसद रह चुके हैं। प्रभुभाई वसावा की बात करें तो 53 वर्ष इनकी उम्र है और बारडोली इनकी लोकसभा सीट है, ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। दर्शना जरदोश की बात करें तो 63 वर्ष इनकी उम्र है और इनकी सीट है सूरत और ये 3 बार सांसद रह चुकी है। चंद्रकांत रघुनाथ भाई पाटिल की बात करें तो उनकी उम्र है 68 वर्ष, नवसारी इनकी लोकसभा सीट है और ये 3 बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही साथ आगे बात करते हैं डॉक्टर केसी पटेल की। डॉक्टर केसी पटेल की उम्र है 75 वर्ष और इनकी लोकसभा सीट है वलसाड़, ये 2 बार सांसद रह चुके हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी ने आधी सीटों पर मोटे तौर प्रत्याशियों को तय कर लिया है। पार्टी के 20 सांसदों के टिकट काटने की स्थिति में कई बड़े नामों पर भी गाज गिर सकती है। इसकी जद में पार्टी के बेहद कद्दावर नेता भी आ सकते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल 3 बार नवसारी से जीत चुके हैं तो वही दूसरी भरूच सीट से मनसुख वसावा 7 बार जीत चुके हैं। इसके अलावा कई और नेता है जो 3 बार से अधिक सांसद रह चुके हैं। पार्टी ने इन फैसलों को लेकर पहले से होमवर्क कर लिया है। गुजरात में पार्टी को किसी भी सीट अभी कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। तमाम ओपिनियन पोल और सर्वे में सभी सीट बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी कर रही है। आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतिम बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई है। पीएम के अंतिम मोहर के बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार खासकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी सरकार कुछ नए राहतों का ऐलान भी कर सकती है। अंतरिम बजट में सरकार कुछ बड़े ऐलान भी करने वाली है क्योंकि बजट से पहले ही आम चुनाव होने वाले हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार अपनी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को मौजूदा 6,000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 50% यानी 9,000 रुपए प्रति वर्ष कर सकती है। सर्वेक्षण में यह भी संकेत दिया गया है कि आगामी अंतरिम बजट में एक नए आवास योजना रोजगार के लिए जोर दिया जा सकता है। सर्वेक्षण किए गए 10 अर्थशास्त्रियों में से 6 का कहना है कि पीएम किसान के लिए अधिक आवंटन 3 सामाजिक क्षेत्र के हस्तक्षेपों में से एक है। 6 अर्थशास्त्रियों में से अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को एक संभावित फोकस क्षेत्र के रूप में चुना गया है।
प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स साक्षी गुप्ता के मुताबिक सरकार पीएम किसान योजना के तहत सहायता को 8,000 रुपए और 10,000 रुपए के बीच कहीं भी बढ़ा सकती है। पिछले बजट में पीएम किसान का खर्च 60,000 करोड़ रुपए था। युविका सिंघल ने पीएम किसान के तहत सालाना 9,000 रुपए का आंकड़ा तय किया है। साथ ही यह भी नोट किया है कि ग्रामीण आवास योजना PMAYE ग्रामीण अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर सकती है। सरकार सामाजिक खर्च पहुंच को अधिकतम करने के लिए तकनीक पर अधिक ध्यान दे सकती है। बैंक की गुप्ता ने कहा है कि सरकार अंतरिम बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए अधिक आवंटन के अलावा महिलाओं के लिए समर्थन पर भी ध्यान दे सकती है। हालांकि सरकार ने पिछले बजट में मनरेगा आवंटन को 60,000 करोड़ रुपए तक कम कर दिया था, लेकिन उसने दिसंबर 2023 में वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुदान की मांगों के पहले बैच के हिस्से के रूप में 14,524 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया था। डायरेक्टर बेनिफिट स्कीम के विस्तार के जरिए सरकार फसल बीमा और ग्रामीण रोजगार योजना के लिए फंड में इजाफा की उम्मीद की जा सक रही है। बार्कलेज में EM एशिया यानी पूर्व चीन अर्थशास्त्र के MD और प्रमुख राहुल बाजोरिया ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहन की पेशकश कर सकती है।